अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू कुछ छोटे टिप्स ताकि आप जल्द से जल्द चीज़ों को लर्न कर सकें और अपना लर्निंग से अर्निंग का सफ़र तय कर सकें। राइट, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीटीपी के बारे में। टीटीपी स्टैंड फॉर थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। अगर आप इसके नाम पे ज़रा गौर करें तो चीज़ें काफ़ी वाज़ेह हो जाती हैं। थ्रोम्बोटिक से मुराद ये है कि कंजम्पशन ऑफ प्लेटलेट्स होकर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है और साथ परपरा है। राइट, इसमें जो परपरा होगा वो नॉन पैल्पेबल होगा। परपरा के बारे में एक मोटा सा असूल याद रख लें कि परपरा जो है वो कभी भी ब्लैंचेबल नहीं होता। अगर ब्लैंच हो रहा है, ब्लैंच का मतलब ये है कि एक क्लियर ग्लास से आप उसको प्रेस करेंगे तो उसकी जो रिदमा है, जो रेडनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ ब्लैंचेबल। तो परपरा जो है वो इट्स नेवर ब्लैंचेबल। अगर वो ब्लैंच हो रहा है तो वो परपरा नहीं है, वो कोई और कॉज है, उसकी कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, कोई एलर्जी है सॉर्ट ऑफ। राइट, लेकिन परपरा जो होगा वो ब्लैंच नहीं हो सकेगा। और उसके बाद परपरा जो है वो पैल्पेबल भी हो सकता है और नॉन पैल्पेबल भी हो सकता है। तो जो पैल्पेबल परपरा की एग्जांपल है वो वेस्कुलाइटिस है, और जो नॉन पैल्पेबल परपरा होता है वो इसका होता है, या और भी कुछ कंडीशंस हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप बस ये याद रखें कि इसमें जो परपरा होगा वो नॉन पैल्पेबल होगा, क्योंकि ये वेस्कुलाइटिस रिलेटेड नहीं है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। उसमें एक एंजाइम होता है ADAMTS13। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस एंजाइम का काम क्या है कि ये जो है वॉन विलियन फैक्टर के जो मल्टीमर्स होते हैं उनको लाइज करके मोनोमर्स में कन्वर्ट करता है। राइट, तो जब ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो जो इसके मल्टीमर्स हैं वो मोनोमर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे, और मल्टीमर्स एज सच जो है वो ब्लड में सर्कुलेट करते रहेंगे। और जब वो ब्लड में सर्कुलेट करेंगे तो उनकी एक बुरी खासियत ये है कि वो प्रो कोआगुलेंट होते हैं, उनमें टेंडेंसी टू कोआगुलेट बहुत ज़्यादा होती है। प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है। राइट, और वो प्लेटलेट्स को अपने साथ क्लम्प करेंगे और कोआगुलेट कर जाएंगे, और उसके नतीजे में होगा क्या कि माइक्रोथ्रोम्बाई बनेंगे। वेसल्स के अंदर जगह जगह माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाएंगे। राइट, कुछ इस तरह के जो कि प्लेटलेट रिच होंगे। इसमें याद रखने की बात यह है कि इसमें सेकेंडरी होम्योस्टेसिस इन्वॉल्व नहीं है। सेकेंडरी होम्योस्टेसिस में कोआगुलेशन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। राइट, तो ये वाला जो थ्रोम्बोटिक इवेंट है इसके अंदर प्लेटलेट्स रिच हैं लेकिन कोआगुलेशन फैक्टर्स नहीं हैं। राइट, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये हमें काम आएगी लैब्स के टाइम। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि प्राइमरी होमोस्टेसिस हो रही है और उसमें प्लेटलेट्स जो हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं। और उसकी वजह ट्रिगर क्या था कि मल्टीमर्स ऑफ वॉन विलियन फैक्टर थे जो कि ब्लड में सर्कुलेट कर रहे थे, उन्होंने प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट किया और थ्रोम्बस बना दिया। ओके, अब हम देखते हैं कि टीटीपी का पेशेंट जो है वो मैनिफेस्ट कैसे करेगा, उसमें साइन सिम्टम क्या होंगी। तो टीटीपी के बारे में एक मशहूर पेंटार्ड है जिसको हम पेंटार्ड ऑफ टीटीपी। तो इसमें 5 चीज़ें हैं जो कि आप जहन में रख लें। नंबर 1 माहा इज़ माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। राइट, तो माइक्रो एंजियोपैथिक से मुराद ये है कि छोटी वेसल्स, स्मॉलर वेसल्स, उनके अंदर हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा होगा। राइट, उसकी वजह ये थी कि मैकेनिकल शीयरिंग ऑफ आरबीसीज हो रही होगी। वेसल्स के अंदर जो प्लेटलेट्स क्लम्प हुए हुए हैं, जो उन्होंने अपना कलेक्शन बनाया हुआ है, उसकी वजह से जब आरबीसीज वहाँ से गुजरेंगे, क्योंकि स्मॉल वेसल्स हैं, जगह नहीं होगी, जब गुजरेंगे तो उनको मैकेनिकल स्ट्रेस होगा और वो लाइस हो जाएंगे और सिस्टोसाइट्स बन जाएंगे। राइट, जिनको हेलमेट सेल्स भी बोलते हैं। उनकी शेप जो है वो हेलमेट जैसी होती है, इसलिए उनको हेलमेट सेल्स बोलते हैं। और उसकी वजह ये है कि प्लेटलेट्स के क्लम्प पड़े हुए हैं वेसल्स के अंदर, जब वो गुजरेंगे तो जगह नहीं होगी और वो लाइस हो जाएंगे। नंबर 2 जो इसमें मिलेगी चीज़ वो प्लेटलेट्स की कंजम्पशन है, उसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा, और उसके साथ जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। राइट, इसकी बाई प्रोडक्ट से भी हो सकती है,
और वैसे भी इसमें रिनल की इंसल्ट होगी, दैट विल लीड टू अक्यूट किडनी इंजरी, राइट। इसमें यूरिया क्रिएटिनिन इतना डिरेंज भी हो सकता है कि डायलिसिस तक नौबत आ जाए, राइट। उसके बाद फीवर होगा और साथ में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो अल्टर्ड मेंटल स्टेट हो सकता है, या इससे ज़्यादा आगे बात भी जा सकती है, फिट्स तक भी नौबत जा सकती है। बहरहाल याद रखने की बात यह है कि न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी होगी, राइट। तो ये 5 चीज़ें हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड 5। दिस इज़ कॉल्ड पेंटाड ऑफ टीटीपी। इसको आप याद रख लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसकी रीज़न क्या है। तो ये 2 तरह की इसकी रीज़न हो सकती हैं, या तो ये जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम हो सकती है जो कि बहुत रेयर है, या फिर ये एक्वायर्ड हो सकती है जिसमें इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी सेकेंडरी टू एंटीबॉडीज़। इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी IgG, जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगी या डिस्ट्रॉय करेंगी और अपना काम नहीं करने देंगी, और उसके नतीजे में क्या हुआ था कि मल्टीमर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे ब्लड के अंदर, और वो प्लेटलेट्स को पकड़ के क्लैंप बना देंगे और थ्रोम्बस बन जाएगा, राइट। इसमें हमने देखा कि जो प्रॉब्लम है वो प्राइमरी होमोस्टेसिस के लेवल का है, यानी कि प्लेटलेट्स की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें सेकेंडरी होमोस्टेसिस इज़ नॉट इन्वॉल्व, राइट। तो अब हमें लैब्स जो है वो इसके मुताबिक मिलेंगी। लैब्स में नंबर 1 हमें प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी मिलेगी, दैट विल लीड टू रेज्ड ब्लीडिंग टाइम, राइट। ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल जो है वो 4 to 7 मिनट्स का होता है, 4 to 7 मिनट्स, राइट। इससे ज़्यादा हो जाएगा इस कंडीशन में। उसके बाद हमने कहा कि सेकेंडरी होमोस्टेसिस इज़ नॉट इन्वॉल्व। इसका मतलब ये हुआ कि PT, APTT एंड INR इट शुड बी नॉर्मल, राइट। और ऐसा ही है, TTP के अंदर आपको PT, APTT नॉर्मल मिलेंगे क्योंकि उनकी कंजम्पशन नहीं है, सिर्फ प्राइमरी होमोस्टेसिस इन्वॉल्व है, इसलिए हमें प्राइमरी की ही फाइंडिंग मिलेंगी। और साथ ही हमने कहा कि माहा हो रहा था, तो माहा की वजह से एनीमिया होगा, यानी कि HB जो है वो डिक्रीज़ होगी, और साथ में हमें शिस्टोसाइट्स भी मिलेंगे इन द पेरिफेरल ब्लड पिक्चर। पेरिफेरल ब्लड पिक्चर में हमें एनीमिया मिलेगा और शिस्टोसाइट्स मिलेंगे, राइट। शिस्टोसाइट्स मैंने आपको बताया कि ये मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से RBCs जब लाइज होते हैं तो उनकी शेप ऐसी हो जाती है, उसको हम शिस्टोसाइट बोलते हैं। और हेमोलिसिस जब एक्टिव हो रही हो तो साथ ही साथ हमें LDH, बिलिरुबिन एंड हेप्टोग्लोबिन, इनमें भी चेंज मिलता है। LDH रेज हो जाएगा, बिलिरुबिन रेज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि RBCs लाइज हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट से ये चीज़ें उनके बाय प्रोडक्ट हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ब्लड में रेज हो जाएंगे। और हेप्टोग्लोबिन जो है वो कंज्यूम हो रहा है, हेमोलिसिस की वजह से कंज्यूम हो रहा है, तो वो उसका लेवल जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा इन द ब्लड, राइट। अगर इसमें हम अनीमिया की टाइप की बात करते हैं तो इसमें हमें हेमोलिसिस मिल रही है जो कि नॉर्मोसिटिक अनीमिया काज करेगी, और इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस हो रही है इन द वेसल्स, और साथ ही साथ हमें एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर रीज़न मिल रही है फॉर हेमोलिसिस। एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर से मुराद ये है कि रीज़न इज़ नॉट इनसाइड द RBC, राइट। और इसमें जो हेमोलिसिस है वो नॉन इम्यून है, यानी कि इसमें अगर हम कूम्स टेस्ट करेंगे तो वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव कूम्स टेस्ट अनीमिया होगा, राइट। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये एक एमरजेंसी भी हो सकती है, तो एमरजेंसी में हमें इसको ट्रीट करने के लिए प्लाज्मा फेरेसिस करना पड़ेगा, प्लाज्मा फेरेसिस, राइट, या प्लाज्मा एक्सचेंज। पेशेंट का प्लाज्मा निकाल के उसको एक ऐसा प्लाज्मा देना है जिसमें ये वाला एंजाइम भी प्रेजेंट होगा और साथ में प्लेटलेट्स भी होंगे, राइट। और अगर इससे भी बात नहीं बनती तो FFP, दैट इज़ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, या क्रायो सुपरनेंट, राइट। क्रायो प्रेसिपिटेट नहीं देना, क्योंकि प्रेसिपिटेट के अंदर वोनबिलिटी फैक्टर होंगे और वो चीज़ों को वर्स करेंगे। तो क्रायो सुपरनेंट जो है वो क्रायो प्रेसिपिटेट का ही एक प्रोडक्ट है जिसमें वोनबिलिटी फैक्टर जो हैं वो कम होते हैं, राइट। तो इसमें हम ये वाला ट्रांसफ्यूजन देंगे। और अगर
एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी इतनी सवेयर है कि उसके यूरिया क्रेटिनिन काफ़ी डिरेंज हो चुके हैं, तो हमें हीमोडायलिसिस भी करना पड़ सकता है। और अगर कोई भी इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर हम एंड में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, राइट। ये एक आखिरी हरबा होगा अगर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही तो ये थी समरी टीटीपी की। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।